जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के कहने के अनुसार हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से डेली जीके का डोज, ठीक है ना। इसका नाम दिए हैं प्रैक्टिस सेट 1, फिर आगे आएगा प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, इस प्रकार से आते जाएगा। आप सभी के अनुसार ही उसको हम लाएंगे। यदि आप सभी का सपोर्ट ठीक ठाक रहा कि हाँ सर आगे भी लाइए क्लास को, तो आगे भी लाएंगे। इसमें कितना क्वेश्चन सर डेली का होगा, तो देखिए इसमें डेली क्वेश्चन आपको जो मिलेगा सिर्फ 10 क्वेश्चन मिलेगा। अब एक दिन यदि हम लोग 10 क्वेश्चन याद करते हैं तो 30 दिन में 300 क्वेश्चन याद आराम से होगा, ठीक है। लेकिन अब कहिएगा सर 300 क्वेश्चन में क्या ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए एक दिन में कितना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसमें जो आपको हम समझाएंगे ये मान करके चलिए कि एक क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो वो आपको मिलेगा। अब देखिए 10 क्वेश्चन है तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 50 प्लस फैक्ट आपको मिल जाएगा। यानी कि एक क्लास में सिर्फ आपको 50 से भी अधिक क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा। आप क्लास करके देखिए, फिर आप बताइएगा कि हाँ सर क्लास कैसा लगा, बहुत मजा आएगा क्लास करने में। तो इसी उम्मीद से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आप सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। और यहाँ पर देखिए हम एक चीज़ और लिख दिए हैं, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। अब इसका क्या मतलब, तो पता ही आप सभी को कि सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर खास करके अगर देखा जाए तो बिहार के जितने भी एग्जाम हैं स्टेट लेवल के, सब के लिए इंपॉर्टेंट। जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अभी सामने बिहार एसएससी है ना, बिहार पुलिस बिहार दरोगा तो आने ही वाला है। सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई, है ना। अभी से आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाना शुरू कर दीजिएगा। और इसके अलावा जो रेलवे वाले बच्चे हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये क्लास, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अब साइंस पूछा जा रहा है तो साइंस में लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अब इसमें जो हम साइंस कराएंगे, साइंस का क्वेश्चन कराएंगे या फिर जीके जीएस का क्वेश्चन कराएंगे, जो भी कराएंगे उसका हर लेवल का तैयारी कराएंगे। तो इसलिए वो रेलवे वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ साइंस का क्वेश्चन पूछेगा वहाँ तो वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। तो लेवल के अनुसार आपको कह तो रहे हैं कि 10 क्वेश्चन रहेगा, उससे जुड़े जितना भी फैक्ट अभी तक एग्जाम में पूछा गया या पूछा जा सकता हो उससे रिलेटेड 4 से 5 फैक्ट या 6 फैक्ट इस प्रकार से हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो हर लेवल की तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना, एकदम बेसिक मजबूत हो जाएगा। इसलिए क्लास को डेली आप लोग जो है ना क्लास में जुड़ना है। और शाम के 7 बजे ये क्लास आप सभी को मिल जाएगा, यही बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट होगा कि हाँ आज क्लास नहीं डाल पाएंगे या फिर ऐसा कुछ, तो वहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। या फिर आपको क्लास का पीडीएफ वगैरह चाहिए, आप सभी लोग डिमांड करें सर पीडीएफ भी दे दीजिए, तो पीडीएफ भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा अब ज़्यादा इसमें कुछ बात नहीं करते हैं, फटाफट से हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, है ना। आप सभी के मन में ये जरूर लग रहा है कि सर क्वेश्चन फटाफट बताइए। तो चलिए क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन का कलर यहाँ पर ब्लू रखे हुए हैं, बताइएगा। यदि ब्लैक कहिएगा तो हम ब्लैक ही कर देंगे, है ना। मुझे भी ब्लैक थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे को देखते हैं कि ब्लू भी पसंद होता है। तो आप सभी लोग बोलिएगा जिस अनुसार से उस अनुसार से क्वेश्चन का कलर कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग पतला कर लेते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, अरे हाँ ले लिए, देखिए कहते हैं निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं, कौन से रोग में। तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कहेंगे सर टिटेनस में ऐसा होता है, टिटेनस में, टिटेनस कहिए, टिटेनस कहिए, आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें प्रभावित अंग पूछेगा आपके एग्जाम में कि टिटेनस में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो एकदम से इसी प्रकार से तीर मारते जाइए और लिखते जाइए फटाफट, कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो कहेंगे सर तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। एक तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इसमें एक और चीज़ होता है जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि लॉक डिजीज किसको कहते हैं, यानी जबड़ा बंद हो जाना, यही टिटनेस को कहते हैं। इसमें क्या होता है सर, एक लक्षण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जबड़ा बंद किस बीमारी में होता है। तो कहेंगे सर टिटनेस में होता है, याद रहेगा ना। अच्छा, एक चीज़ आप सभी को कराए भी होंगे, कराए हैं मेरे ख्याल से, आप सभी को पता होगा डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है किस चीज़ के लिए लगाया जाता है। तो डी माने क्या होता है, तो कहेंगे सर डी माने होता है डिप्थीरिया। लिखिए तो डी माने होता है डिप्थीरिया, ये भी एक बीमारी है, बच्चों में ज़्यादातर ये बीमारी होता है। पी माने सर परटूसिस होता है, क्या होता है, कहेंगे सर परटूसिस, परटूसिस कहिए या फिर इसी को आप काली खांसी कह लीजिए, क्या कहें क्या कह सकते हैं, काली खांसी, ठीक है। इसी को परटूसिस भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये हो गया एक टी, टी माने क्या हो गया सर, तो टिटेनस, जो कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, टिटेनस। तो डीपीटी वाला जो टीका दिया जाता है वो इन्हीं तीनों चीज़ से मुक्ति पाने के लिए दिया जाता है, डिप्थीरिया, परटूसिस यानी काली खांसी या फिर टिटेनस के लिए बच्चों को दिया जाता है डीपीटी वाला टीका। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डीपीटी का टीका इनमें किससे जो है ना प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है, किस बीमारी के प्रतिरक्षण के लिए। 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें कोई ना कोई इन तीनों में से एक मिल जाएगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पर ये वाला आप कहीं पर नोट मतलब क्वेश्चन लिखिए और इस प्रकार से आपको जो जितना यहाँ पर फैक्ट बताना है उसको नोट कर लीजिए, कर लिए या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो टिटेनस होता है यह किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो कहेंगे सर जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु, जिसको इंग्लिश में हम लोग बैक्टीरिया भी कहते हैं, बैक्टीरिया। शायद स्पेलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से टिटेनस होता है। अच्छा, यहाँ पर जब जीवाणु शब्द आ ही गया है तो सर जीवाणु के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, जो एग्जाम में पूछा जाता हो। तो खूब पूछा जाता है जीवाणु का खोज किसने किया, जीवाणु का खोज किसने किया, तो एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। आप सिर्फ ल्यूवेनहॉक याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ल्यूवेनहॉक ने इसका खोज किया है। कब किया है? कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है मिलान करने के रूप में। तो 1683 में ल्यूवेनहॉक ने खोजा है बैक्टीरिया को। अच्छा, ल्यूवेनहॉक को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? तो माइक्रोबायोलॉजी के पिता इनको बोले जाते हैं। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर माइक्रोबायोलॉजी के पिता, माइक्रोबायोलॉजी के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो जीवाणु है इसका नामकरण किसने किया? इन्होंने तो खोज किया ना ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन नामकरण किसने किया? तो एहरेनबर्ग उसका नाम था। क्या नाम था? कहेंगे सर एहरेनबर्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितना सारा फैक्ट हो गया, देख रहे हैं ना। तो ये हो गया आज का टोटल फैक्ट एक क्वेश्चन का। अब आप सिर्फ सोच के देखिए कि 10 क्वेश्चन बताएंगे, हर क्वेश्चन में इस प्रकार से फैक्ट मिलेगा, कितना आनंद आएगा पढ़ने में, ना। बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है अब, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, और जो भी आपको बता रहे हैं डेली लिखते जाइए और डेली उसको याद कीजिए, हर एग्जाम में काम देगा मेरे बाबू। अब देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर डी बिल्कुल सही है, अणु। अब कहिएगा सर हम तो सर परमाणु पढ़े हैं। तो देखिए अगर पूछा जाए ना एग्जाम में कि तत्व का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है, तब कहेंगे तत्व का सबसे छोटा हिस्सा परमाणु कहलाता है। लिख लीजिए, तो तत्व का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा? परमाणु। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो परमाणु है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। वहीं ये अणु जो है ये किसके केस में आता है? तो यदि आपसे पूछा जाए यौगिक के केस में, है ना, कि यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम अणु कौन सा होता है, यानी सूक्ष्मतम कण कौन सा होता है, तो कहेंगे सर अणु होता है। और ये जो है ये स्वतंत्र रूप से नेचर में, है ना, एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड इतना सा बात जो है आपको ध्यान रखना है। अब आइएगा अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। कहता है मानव अंग में विटामिन नहीं करता है। बताइए मानव जो अंग है, हमारा जो पूरा शरीर है, इसमें विटामिन का क्या काम होता है? क्या है ना, यहाँ पर कह रहा है क्या नहीं करता है। तो 3 तो इसमें ऐसा जो कि विटामिन का काम है, कौन सा ऐसा है काम जो कि विटामिन नहीं करता है? तो क्या पाचन में सहायता करता है? कहेंगे हाँ सर पाचन में सहायता करता है। औषधि के उपपाचन में सहायता या उपापचयन में सहायता करता है? कहेंगे हाँ सर करता है। वृद्धि विकास में सहायता? तो कहेंगे हाँ सर वृद्धि विकास में भी सहायता करता है। जब पाचन में सहायता करेगा तो वृद्धि विकास में सहायता करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कार्य शक्ति की आपूर्ति बिल्कुल नहीं। कई सारे लोग समझते हैं कि विटामिन लेने से शरीर में शक्ति आता है, ताकत मिलता है, बिल्कुल नहीं। ये विटामिन से एकदम से ध्यान रखिए, विटामिन जो ना विशेषकर हमारे शरीर में पाचन का काम करवाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ये होता है। लेकिन कार्य शक्ति यानी आपको ताकत नहीं देता है विटामिन, ये ध्यान रखिएगा। तो वही कह रहे हैं ना कि कार्य शक्ति की आपूर्ति, कहेंगे नहीं, यही वाला आंसर होगा। कौन सा नहीं करता? तो यही वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शब्द आ रहा है सर विटामिन, तो विटामिन के बारे में थोड़ा सा सर बता दीजिए। वैसे तो विटामिन से रिलेटेड एक अलग क्लास ही बन जाएगा। विटामिन का कितना प्रकार होता है, उसका क्या रासायनिक नाम होता है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, बहुत सारे नाम होते हैं, तो उसका एक अलग क्लास बन जाएगा। तो डिटेल में तो नहीं बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता हो उसके बारे में जरूर बताएंगे, विटामिन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सर विटामिन का खोज किसने किया है? तो भाई मेरे विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया है, ठीक है। अब जो ये विटामिन होता है बाबू मेरे, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार से होता है? तो एक तो होता है जल में घुलनशील, एगो किस में घुलनशील? कहेंगे सर जल में घुलनशील। पूरी तरह से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जल में घुलनशील। एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। विटामिन 2 प्रकार का होबे करता है, ठीक है। एगो जल में घुलनशील, एगो वसा में घुलनशील, याद रहेगा। सर जल में घुलनशील कौन कौन सा होता है? तो ध्यान रखना है बी एंड सी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होता है। ट्रिक भी इसका है, भैंस गया पानी में, भैंस गया पानी में, तो बी से भैं, सी से 100, है ना,
भैंस में ही ये शब्द लिखा हुआ है, तो भैंस माने BC गया किस में, पानी में यानी जल में, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा, B और C, याद रहेगा। अब वसा में जो बच गया कौन सा, कहेंगे सर A, D, E और K, है ना, A, D, E, K, ये हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन। इतना आप बस कम से कम ध्यान आपको जरूर रखना है। विटामिन के बारे में खोज फांग ने किया है, 2 प्रकार का होता है, जल और वसा में घुलनशील, जल वाला BC और वसा वाला A, D, E, K, और ये कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता, हमें ताकत प्रदान नहीं करता है, बाकी पाचन वगैरह में ये सहायता करता है, याद रहेगा। आइए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है अम्लता को कम करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली या उपयोग की जाने वाली एल्यूजेल की जो गोली होती है, एल्यूजेल टेबलेट्स, इसमें क्या होता है। एल्यूजेल का टेबलेट क्या करता है, कहेंगे सर अम्लता को कम करता है। इसमें क्या मिक्स होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कहेंगे सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिक्स होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ गया है तो इसका रासायनिक फार्मूला भी आपको याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कहेंगे हाँ सर। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है Al और OH का होल 3 कर दीजिए, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये हो गया आपका रासायनिक फार्मूला, पूछेगा एग्जाम में, जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आया है एक शब्द कौन सा, कहेंगे सर अम्ल, कहीं पर आया है, कहेंगे हाँ सर ये अम्लता आया ना, अम्ल। अब अम्ल के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, अम्ल कहते किसको हैं, तो यहाँ पर लिखते तो नहीं लेकिन आपको बोल देते हैं, वह पदार्थ जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो उसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अम्ल बोलेंगे। अम्ल किसको बोलेंगे, थोड़ा सा अम्ल किसको बोलेंगे, तो भाई जो जल में घुलने के बाद, जो जल में घुलने के बाद क्या देता हो, कहेंगे सर हाइड्रोजन आयन, H+ आयन, इस प्रकार से हम लिख देते हैं, H+ आयन देता हो उसको हम लोग बोलेंगे अम्ल, याद रहेगा। इसका pH मान कितना होता है, अम्ल का pH मान, बाबू मेरे ध्यान रखिएगा, हमेशा इसका pH मान 7 से कम ही होगा, है ना, अम्ल का pH मान हमेशा 7 से कम होता है। अब इसका स्केल भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, किस प्रकार से इसको दिखाते हैं। ये हो गया, मान लेते हैं pH स्केल, बीच में मान होता है 7, जो 7 होता है इसको क्या बोलते हैं बाबू, तो कहेंगे सर इसको बोलते हैं उदासीन, ठीक है। 7 है ये उदासीन हो गया, लेकिन इधर बढ़ते जाएगा, 7 से इधर हो जाएगा 7.1, 7.2, या फिर आगे चल के 8 भी हो सकता है, आगे चल के 9 भी हो सकता है ना, 7 से ये बढ़ रहा है, तो 7 से बढ़ेगा तो इधर वाला जितना मान होगा इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर 7 से ये अधिक है, क्या बोल देंगे इसको, ये तो सर 7 से अधिक है हमें दिख रहा है, तो 7 से अधिक जो भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, क्षारीय। और 7 से कम इधर वाला जितना मान होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको हम लोग बोलेंगे 7 से कम वाला को अम्लीय, ठीक है ना। जितना भी अम्लीय पदार्थ होगा उसका pH मान हमेशा 7 से कम ही दिखाएगा, या तो से 6.9 हो सकता है ना, 6.9 हो सकता है, या 5.2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन 7 से हमेशा कम, तो 7 से कम आएगा तो अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा क्षारीय, और बीचे में लटक गया यानी 7 सिर्फ रह गया तो उसको हम लोग उदासीन बोल देंगे। ये तो आप सभी को पता होगा, ध्यान रखना है। कमेंट करके आप बताइएगा कि जो pH स्केल है इसका खोज किसने किया है, बताइएगा तो थोड़ा सा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं। pH स्केल से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका खोज किसने किया है, आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अत्यधिक आघातवर्ध यानी कि मेलाइबल धातु कौन सी होती है, बताइए। अत्यधिक आघातवर्ध धातु, तो देखिए अत्यधिक आघातवर्ध आ गया सर, और यदि सोना ऑप्शन में हो तो बिल्कुल लगाएंगे सोना यानी गोल्ड, डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर आया है आघातवर्ध, और एक शब्द आप और सुने होंगे, कौन सा, कहेंगे सर तन्यता शब्द सर सुने हैं, तन्यता। देखिए आघातवर्ध और तन्यता में माइनर सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, समझिएगा। आघातवर्ध किसको कहते हैं बाबू, जैसे कि कोई सोना का मान लेते हैं इतना चौड़ा प्लेट है, ठीक है। अब इसको इस पर हम हथौड़ा मार मार के चारों तरफ से इसको पीट करके कितना चौड़ा कर सकते हैं, मान लेते हैं पीट पीट के इसको चारों तरफ से इतना चौड़ा कर दिए, और पीटे तो पतला होते गया और इतना चौड़ा ये बन गया, है ना। मतलब ये पतला तो होते जा रहा है लेकिन चौड़ा होते जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं आघातवर्धता, समझ रहे हैं। और तन्यता क्या होते हैं सर, इसमें भी पतला होता है लेकिन इसमें लंबा होते जाता है, किसी भी चीज़ को खींच करके कितना लंबा कर सकते हैं, तार के जैसा बना सकते हैं, तो तार के जैसा बनाना माने तन्यता कहलाएगा, समझ रहे हैं ना। तो कितना लंबा बना सकते हैं उसको तन्यता कहते हैं। तो तन्यता हो या आघातवर्धता हो, इसके मामले में सबसे अत्यधिक तन्य धातु या फिर आघातवर्ध धातु सोना ही होता है। ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड से जो है 2 किलोमीटर
सोच सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड कितना होता होगा। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक की लंबी तार बनाई जा सकती है। कहिएगा सर क्या सर बोल रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है क्या। रियल में ऐसा होता है मेरे बाबू। 2 किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर, किलोमीटर को यदि हम मीटर में बदलें तो 2000 मीटर होता है। सोच के देखिए 1 मीटर कितना होता है, एक हाथ के जैसा, एक हाथ के बराबर हो जाता है ना, उससे भी बड़ा होता है 1 मीटर। 2000 मीटर कहाँ तक जाएगा, सोच सकते हैं। सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से 2000 मीटर तक लंबी तार बनाई जा सकती है। इसके बाद नंबर आता है चांदी का। ठीक है, पहले सोना फिर चांदी, ऑप्शन के अनुसार आपको लगा देना है एग्जाम में। अब यहाँ पर 1-2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यदि आपसे सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु कौन सा होता है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, चांदी और तांबा सबसे अत्यधिक चांदी होता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी को माना जाता है, उसके बाद आप तांबा को मान सकते हैं, लेकिन चांदी आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादातर ऑप्शन में चांदी ही मिलता है, याद रहेगा ना। अब इस रिलेटेड एक चीज़ और याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील होगी। 4 गो ऑप्शन रहेगा, तो लिख लीजिए। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को फिर हटाते हैं, यहाँ पर लिखिए अब धातु की क्रियाशीलता के मामले में, क्रियाशीलता श्रेणी लिख देते हैं ना, क्रियाशीलता श्रेणी किसका कैसा है। तो सबसे पहले लिखिए पोटेशियम, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। फिर होता है सोडियम, आप सभी लोग पढ़े होंगे, सोडियम को ना नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये आग पकड़ लेता है पानी में रखिएगा तो तुरंत ये ब्लास्ट कर जाता है, सोडियम, है ना। आप सभी लोग काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट वीडियो में भी आप सभी लोग देखे होंगे, है ना। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु मतलब क्या समझ रहे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये हवा वगैरह से कांटेक्ट में आने के बाद तुरंत क्रियाशील हो जाता है, कुछ ना कुछ अपना गुण दिखा देता है, तो उसी को कहते हैं क्रियाशील धातु। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है, उसके बाद नंबर आता है सोडियम का। ये क्रमानुसार आप ध्यान जो है ना ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा गला मेरा लटक गया है, रात से ही थोड़ा सा फंस रहा था और आज ही क्लास लेने का भी मन हो गया, क्या बात है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ध्यान हो जाएगा। गर्म पानी का सेवन हम कर रहे हैं, ये लिखते जाइएगा। ठीक है, पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आ गया एल्यूमिनियम, फिर जेडन यानी जिंक, फिर Fe फेरस लोहा ध्यान रखना है, फिर हो गया Pb, है ना। इसके बाद H हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर Cu कॉपर तांबा याद रखिएगा, फिर Hg यानी पारा ध्यान रखना है। इसके बाद Ag यानी चांदी, और फिर आता है Au माने सोना। ठीक है, अब इसको क्या बोल सकते हैं, सबसे कम क्रियाशील या फिर सबसे निष्क्रिय धातु लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, सबसे, यहाँ पर जगह कम है, सबसे क्या हो जाएगा, कहेंगे सर निष्क्रिय धातु, हटा दें क्या, सबसे, ये क्या हो जाएगा, सबसे निष्क्रिय धातु। और ये वाला क्या हो जाएगा पोटेशियम सर, सबसे सक्रिय, या फिर ये कहें कि सबसे, है ना, क्रियाशील धातु बोल सकते हैं। सक्रिय ना बोल के हम क्रियाशील बोल सकते हैं। सबसे क्रियाशील धातु है पोटेशियम, उसके बाद नंबर आता है सोडियम का, फिर और निष्क्रिय में आता है सोना, सबसे कम सक्रिय होता है या निष्क्रिय होता है, उसके बाद नंबर आता है Ag का। तो इस प्रकार से आप क्रमानुसार ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में जो भी पूछेगा वो आप आराम से बना सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए बोले ये वाला क्रम थोड़ा ध्यान रखिएगा धातु की क्रियाशीलता के मामले में, ठीक है ना। चलें अब अगले क्वेश्चन पर आइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है एक मलेरिया रोधी यानी एंटी मलेरिया औषधि की तरह उपयोगी यौगिक कौन सा है जिसको हम मलेरिया रोधी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर क्लोरोक्विन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल, क्लोरोक्विन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए एक शब्द आ रहा है पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पेनिसिलिन का खोजकर्ता कौन है, क्लोरोक्विन का याद मत रखिए, लेकिन पेनिसिलिन वाला याद रखिएगा। पेनिसिलिन का खोज किसने किया है, कहेंगे सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया है पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन का काम क्या होता है, तो प्रतिजैविक बनाने में, ये भी लिख लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। प्रतिजैविक बनाने में पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है। खोज किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। बाकी एंटी मलेरिया के औषधि के रूप में क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। कह रहा है कि टिहरी बांध उत्तराखंड सरकार द्वारा किस नदी पर बनाया गया। अब क्वेश्चन में ही दूसरा क्वेश्चन छुपा हुआ है। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, टिहरी बांध किस राज्य में है। अब चूंकि उत्तराखंड सरकार ने बनाया तो कहाँ बनाया होगा, अपने ही स्टेट में बनाया होगा ना। तो हाँ ध्यान रखना, टिहरी बांध से रिलेटेड लिख लीजिए। किस राज्य में है, तो कहेंगे सर उत्तराखंड में है। किस नदी पर है, तो भाई मेरे ये भागीरथी और भिलांगना नदी, भागीरथी और भिलांगना नदी के, तो भिलांगना को क्या लिख दी हूँ,
भिलांगना नदी के संगम पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ आपको भागीरथी मिल रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर इसको बनाया गया है, टिहरी बांध को। इसका एक अन्य नाम भी है। अन्य नाम सर क्या है, लिख लीजिए। अन्य नाम लिख करके आप टेस्ट दे दीजिए। अन्य नाम, अन्य नाम इसका क्या है, तो कहेंगे सर स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। ठीक है, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध इसका एक दूसरा नाम है। इसका निर्माण कार्य कब से प्रारंभ होता है, यदि आपसे पूछा जाए, वैसे ये डेट नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी बता देते हैं, 1978 से ये बनाना शुरू हो जाता है ना। तो बेसिकली आपका जो निर्माण कार्य अगर पूछेगा अभी डेट, तो यही पूछा जाएगा क्योंकि कब से इसको बनाना शुरू किया गया था, 1978 में। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। कौन सा क्वेश्चन सर, तो क्यों मैंने क्वेश्चन लिख के हम ड्रेस देते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन सा है, तो यही टिहरी बांध है। अब ऊंचा बांध सबसे है भारत का, तो ऊंचाई भी सर बताइए दीजिए, तो 260.5 मीटर, ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड में है, भागीरथी यानी भिलांगना नदी के संगम पर बना है। अन्य नाम स्वामी रामतीर्थ सागर बांध है, 1978 से बनना ये शुरुआत होता है इसकी, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचाई 260.5 मीटर है इसकी। ध्यान रहेगा ना, टिहरी बांध से रिलेटेड इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी ऑप्शन में सिर्फ भागीरथी नदी दिया हुआ है, तो हम यही लगाएंगे। समझ गए। आइए अब अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि पुस्तक, क्या पुस्तक का नाम है भाई, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, इसके लेखक कौन है बताइए। तो किसी न किसी राष्ट्रपति का होगा, कहिएगा हाँ सर। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर सी बिल्कुल सही है, आर वेंकट रमन का ये पुस्तक का नाम है। क्या, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। अच्छा, जो वेंकट रमन है ये राष्ट्रपति के पद पर कब से कब तक रहते हैं, तो कहेंगे सर 1987 से लेकर के 1992 तक ये जो है प्रेसिडेंट्स यानी कि राष्ट्रपति के पद पर, भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। यहाँ पर एक और नाम आ रहा है एस राधा कृष्णन, देख रहे हैं ना, इससे रिलेटेड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इनकी दो फेमस पुस्तक जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, को अलग हम लिख देते हैं ना। एक तो याद रखिएगा कौन कौन सा, इंडियन फिलोसफी और एक द हिंदू रिव्यू। ठीक है ना, याद रहेगा, ये इन्हीं का दोनों पुस्तक का नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है, खूब अच्छे से याद रखना है। एक और ये के आर नारायणन वाला याद रखिएगा। इस रिलेटेड क्या याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो ध्यान रखिएगा के आर नारायण। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको विशेष करके ध्यान रखना है। बाकी इसका ये पुस्तक का नाम है इंडियन फिलोसफी और द हिंदू रिव्यू, ये एस राधा कृष्णन का है, ध्यान रखना। ठीक है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है, आर वेंकट रमन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। कह रहा है कि पशुओं के खुरपका एवं मुंहपका यानी फूट एंड माउथ डिजीज है ना, इसकी बीमारी का क्या कारण है। पशुओं में खुरपका और मुंहपका किसके कारण होता है, वह क्या है, तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु। कहाँ पर है, कहेंगे सर ये दे रखा है वायरस यानी विषाणु के कारण होता है पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग। अच्छा, यहाँ पर विषाणु आया है तो सर इसके खोजकर्ता भी बता दीजिए थोड़ा सा। विषाणु का खोज किया है इवानोविस्की ने, इवानोविस्की या वस्की भी कहीं पे लिखा होता है, तो इवानोविस्की ने खोज किया है इनकी। अच्छा, विषाणु से रिलेटेड याद रखिएगा, पक्षियों में बहुत ही फेमस बीमारी होता है, पक्षियों में कौन सा सर बीमारी होता है, तो आप सभी लोग नाम सुने होंगे, बर्ड फ्लू सुने हैं ना, बर्ड फ्लू कहिएगा हाँ सर, बर्ड फ्लू तो सर सुने हैं, बर्ड फ्लू। ये जो बर्ड फ्लू पक्षियों में बीमारी होता है, ये किसके कारण होता है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो कहेंगे सर विषाणु के कारण होता है। कौन सा विषाणु सर, H5N1 उस विषाणु का नाम है, इसी के कारण होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो कि पुनरुद्भवन माने कि रीजनरेशन, यानी अंग का कोई कट फट जाता है तो फिर से वो है ना दूसरा बन जाता है, उसी को कहते हैं रीजनरेशन। इस प्रक्रिया को कौन दिखाता है, यानी मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जो कि पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। ठीक है सर, ऐसा होता है क्या, हाँ बेन भाई होता है, यकृत में ये गुण पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत में ये गुण पाया जाता है। अच्छा, अब यकृत आ गया तो इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट भी जान लेते हैं। तो यकृत के बारे में समझिए, अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा बताइएगा, कहेंगे सर यकृत। मानव शरीर की
सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर यकृत हो जाएगा। इसका वजन यदि आपसे पूछा जाए तो कितना? कहेंगे सर 1.5 से लेकर के 2 केजी तक इसका होता है वजन। ठीक है, 1.5 से लेकर के 2 केजी तक का। अब इसका एक चीज़ और इसके बारे में ध्यान रखना है, इसके चारों ओर एक पेरिटोनियम आवरण नाम की झिल्ली पाया जाता है। चारों ओर क्या पाया जाएगा? चारों ओर एक झिल्ली पाया जाता है जिसका नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा झिल्ली? कहेंगे सर पेरिटोनियम, ठीक ही लिख रहे हैं, पेरिटोनियम आवरण। आवरण माने चारों तरफ से घिरा हुआ आवरण बोल सकते हैं, बस आपको ये नाम ध्यान रखना है, पेरिटोनियम नाम का झिल्ली पाया जाता है। अब चूंकि यकृत आ गया तो इसको कार्य के बारे में भी सर थोड़ा सा बता दीजिए, कार्य क्या क्या है इसके, तो कार्य भी जान लीजिए क्या क्या कार्य है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा, कार्य इसके अलग से हम लिखवा देते हैं, लिख लीजिए यकृत के क्या क्या कार्य हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए ये क्या क्या करता है, शरीर का ताप नियंत्रण ये करता है ना, ताप के नियंत्रण में ये सहायक है, नियंत्रण में ये सहायक है। इसके अलावा शरीर में ये हिपेरिन का स्राव करता है, हिपेरिन का स्राव करता है, स्राव। सर हिपेरिन क्या है? आप सभी लोग पढ़े होंगे, जब हमारा ब्लड बाहर निकलने लगता है, जहीं कहीं शरीर पर कट वट गया तो बाहर निकलने लगता है ब्लड, तो क्या होता है, यानी कि जो विटामिन के की वजह से वो जम जाता है ताकि ज़्यादा ब्लड बाहर ना निकले। लेकिन वही ब्लड यदि बाहर निकलने से जम रहा है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से जम रहा है, तो सर हमारे शरीर में भी तो ऑक्सीजन जाता है ना, नाक के द्वारा सांस लेते हम लोग ऑक्सीजन, तो सर शरीर में भी जा रहा है, तो सर पूरे शरीर में ब्लड जम जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हिपेरिन जिम्मेदार है, समझ रहे ना, ये हमारे शरीर में ब्लड ना जम जाए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हिपेरिन। और ये इसका स्राव कहाँ से होता है? इसी यकृत से होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है यकृत के क्या क्या काम हो गए, शरीर में ताप नियंत्रण का कार्य करता है, हिपेरिन का ये स्राव करता है, इसके अलावा ये संश्लेषण भी करता है किस किस चीज़ का, तो कहेंगे सर यूरिया, या फिर विटामिन कौन कौन सा, तो कहेंगे सर विटामिन ए, के और ई, इसका संश्लेषण भी ये करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका एक लास्ट और इम्पोर्टेंट कार्य ध्यान रखिएगा, ये जो मृत आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल, इसका ये भक्षण करता है, इसको ये खा जाता है ना, खत्म कर देता है। तो आरबीसी का भक्षण कौन करता है? यकृत करता है। तो ये चारों कार्य इसके जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो आज का क्लास अब यहीं पर एंड हुआ। अब बताइएगा क्लास कैसा लगा आप सभी को, ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास जो है ये कैसा लगा, और आप सभी लोग आगे क्लास चाहते हैं या नहीं, यस या नो लिख करके आपको कमेंट करना है। आप लोग यस कहिएगा तो आगे क्लास लाएंगे ज़रूर। और ये है मेरा पहला क्लास, तो आप सभी लोग थोड़ा सा मोटिवेशन बनाए रखिएगा, क्लास को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, है ना, ताकि हमें भी ऊर्जा मिले और हम आगे क्लास लाने का कोशिश करें। अब देख रहे हैं सिर्फ 10 ही क्वेश्चन बताए, लेकिन कितना सारा फैक्ट आपको क्लियर करवाएं। मज़ा आया ना क्लास करने में? तो ज़रूर जैसा भी होगा आप ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।